विमला और राधा दोनों सास बहू थी। विमला के पति बहुत पहले ही इस दुनिया में नहीं रहे थे और उसका बेटा शहर में मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन दोनों सास बहू भी किसी से कम मेहनती नहीं थी। वो दोनों दिन रात चूड़ियां बनाकर बेचती थी और इसी से उनका घर अच्छे से चल रहा था। विमला घर पर चूड़ियां बनाती थी और राधा उसे बेच कर आती थी। अब देखते हैं आगे की कहानी। एक दिन दोनों बैठकर काम कर रही थी और विमला राधा से बोली, ये लो राधा, ये 20 दर्जन चूड़ियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब तुम इन्हें ले जाकर बेच आओ। जी मम्मी जी। अरे ये तो आराम से हाथों हाथ बिक जाएगी। आपने इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। औरतें सारी बड़ी बड़ी दुकानें छोड़कर मेरे ही पास चूड़ियां खरीदने आती हैं। हाँ हाँ राधा, वो तो है, लेकिन तुम लोगों को चूड़ियां बेचती भी तो इतने अच्छे से हो ना कि लोग तुम्हारे ही पास आते हैं। अरे बेचने वाले का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है बहू, तभी तो उसके ग्राहक बढ़ते हैं। विमला और राधा एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से काम करती थी। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन कजरी आ जाती है। कजरी की भी साज श्रृंगार का सामान बेचने की दुकान थी। वो विमला और राधा से बहुत जलती थी। एक तो उसकी सास उसे हमेशा परेशान करती रहती थी, ऊपर से उसकी दुकान पर कोई आता जाता भी नहीं था। इसलिए राधा और विमला को देखकर कजरी अंदर ही अंदर कुढ़ा करती थी। अरे कजरी दीदी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद आई आप, बताइए कैसे आना हुआ। हाँ राधा, तुम तो जानती हो ना कि दुकान पर कितना काम रहता है, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता है। अच्छा, लेकिन तेरी दुकान पर तो कोई आता भी नहीं है, तो भला तुझे वक्त कैसे नहीं मिलता है। विमला की बात कजरी को बहुत चुभ गई और उसका चेहरा ही उतर गया। अरे क्या आप भी मम्मी जी। कजरी दीदी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। मम्मी जी तो ऐसे ही सबसे हंसी मजाक करती रहती हैं। आप तो जानती हैं इनकी आदत है ये। राधा, विमला काकी को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। खैर ये सब छोड़ो और बताओ, घर में क्या चल रहा है। कुछ नहीं दीदी, अब बस ये चूड़ियां लेकर मैं बाजार जाऊंगी और शाम तक घर लौट आऊंगी। हाँ हाँ सही बात है, तुम्हारी चूड़ियां तो वैसे भी इतनी जल्दी बिक जाती हैं, और एक यहाँ मैं हूँ, मुझे तो रात तक दुकान में बैठना पड़ता है। उसके बाद घर आकर खाना भी बनाना पड़ता है। मेरी सास तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। अरे ये तो गलत बात है, मैं और मम्मी जी तो हर काम को मिल बांट कर करते हैं। खैर वो तो जैसी जिसकी सोच। राधा, बातें मत करो और चूड़ियां बेचने जाओ, वरना तुम्हें घर लौटने में देर हो जाएगी। विमला की बात सुनकर राधा अपनी चूड़ियां लेकर बाजार चली जाती है और कजरी भी अपने काम पर चली जाती है। लेकिन कजरी की जलन बढ़ती जा रही थी। उसने अब ये ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ करके विमला और राधा के बीच फूट डलवा कर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मौका देखकर कजरी फिर से राधा के घर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार वो ऐसे समय गई जब विमला घर पर अकेली थी। अरे कजरी, क्या हुआ, इतने समय कैसे आना हुआ? राधा तो घर पर नहीं है। हाँ चाची, मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, और होगी भी क्यों, वो तो बाजार में मजे कर रही होगी ना। क्या मजे? ये तुम कैसी बात कर रही हो कजरी? वो तो बाजार जाकर इतनी मेहनत से चूड़ियां बेचती रहती है और तुम उसे ऐसा कह रही हो। अरे काहे की मेहनत चाची जी, वो तो आराम से चूड़ियां लेकर बाजार जाती है और फिर ढेर सारी औरतें उसके पास आकर जमा हो जाती हैं। फिर वो उनके साथ खूब मजे से हंसी ठिठोली करती है और बाजार में चटर पटर भी खाती है। और एक आप है, आप यहाँ इतनी मेहनत करती हैं, इतनी सारी चूड़ियां बनाती हैं, मुझे तो आपको देखकर बहुत बुरा लगता है चाची जी। कजरी का तीर एकदम सही जगह पर जाकर लगा था और विमला पर उसकी बातों का पूरा असर हो रहा था। ओहो, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। मैं यहाँ पर घर में पड़ी पड़ी इतनी मेहनत करती हूँ और वो राधा बाजार में इतने मजे करती है। अगर तू मुझे ये सब ना बताती तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता। आने दो उसे, आज उसकी अच्छी खबर लूंगी मैं। अरे ये तो मेरा फर्ज था चाची। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कजरी खुशी खुशी विमला के घर से निकल जाती है और सीधा बाजार की तरफ चल देती है, क्योंकि अब बारी थी उसके इरादों को आखिरी अंजाम देने की। बाजार पहुंचते ही कजरी सीधा राधा के पास जाती है। कजरी को वहां देखकर राधा उससे कहती है, अरे कजरी दीदी, आप यहाँ चूड़ियां लेने आई हैं क्या? हाँ राधा, जरा मुझे लाल रंग की चूड़ियां दे दो। हाँ हाँ अभी लीजिए। अरे अरे राधा, धूप कितनी तेज है ना आज। हाँ दीदी, ये तो एकदम सच कहा आपने। बताओ, तुम इतनी धूप और गर्मी में कैसी चूड़ियां बेच रही हो राधा? तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अरे इसमें क्या हुआ दीदी, ये तो मेरा रोज का काम है। वही तो राधा, तुम रोज रोज कितनी मेहनत करती हो ना, और एक विमला चाची है, वो घर पर बैठे बैठे कितने मजे करती हैं। नहीं दीदी,
वो भी घर पर बहुत मेहनत करती हैं। उनका काम भी आसान नहीं है। भला चूड़ियां बनाना आसान है क्या? अच्छा, अभी अभी मैं घर से ही होकर आ रही हूँ राधा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कुछ मुश्किल होती हो। बड़े आराम से वो पंखे की हवा में बैठकर अपनी चूड़ियां बना रही थी और साथ में गरम गरम खाना भी खा रही थी। और एक तुम हो, तुम तो यहाँ ठंडा ठंडा खाना खाती हो और ऊपर से इस धूप में खड़ी भी रहती हो। कुछ भी कहो राधा, तुम विमला चाची से 100 गुना ज्यादा मेहनत करती हो। कजरी की बातों ने राधा पर भी वैसा ही असर किया जैसा कि विमला पर किया था। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मैं घर जाकर मम्मी जी से इस बारे में बात जरूर करूंगी। हाँ राधा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जरा घर जल्दी जाना है। कजरी खुशी खुशी अपने घर चली गई और जब शाम को राधा घर आई तो विमला का मुंह पहले से ही बना हुआ था। वो राधा को देखते ही भड़क गई। आ गई महारानी, कैसी रही बाजार तक की सैर? विमला की बात सुनकर राधा चौंक गई, क्योंकि विमला उससे कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी, जबकि राधा चूड़ियां बेचने के लिए रोज ही बाजार जाती थी। लेकिन कजरी की उल्टी सीधी बातें तो राधा ने भी सुनी थी, इसलिए उसने भी विमला को उसकी बात का उल्टा जवाब दिया। क्या सैर? अरे कैसी सैर मम्मी जी? कभी घर से बाहर निकलकर तो देखिए, बाहर इतनी गर्मी में धूप में चूड़ियां बेचना कितना मुश्किल काम होता है। हाँ हाँ, सब पता है कि कितना मुश्किल काम होता है। बस चूड़ियां उठाकर बाजार जाओ और फिर मजे से औरतों के साथ हंस हंस कर बातें करो, फिर बाजार में चाट बताशे खाओ और टहलते टहलते घर आ जाओ। अच्छा, और आपका कौन सा बहुत मुश्किल काम है? बस सारे दिन घर में पंखे के नीचे बैठे रहो और बढ़िया चाय पर चाय उड़ाओ। आपको क्या पता बाहर धूप में खड़े रहकर चूड़ियां बेचना कितना मुश्किल काम होता है? अगर यही बात है तो घर पर रुक कर दिखाना। तू घर पर बैठ और चूड़ियां बना, और मैं जाती हूँ तेरी जगह चूड़ियां बेचने। फिर देख लेंगे कि किसका काम ज्यादा मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी मंजूर है। फिर क्या था, कजरी की लगाई हुई आग विमला और राधा के घर में पूरी तरह से फैल चुकी थी और अब दोनों में मुकाबला होने वाला था कि किसका काम ज्यादा मुश्किल है। अगले दिन विमला राधा की जगह चूड़ियां लेकर बाजार चली गई और राधा घर पर चूड़ियां बनाने बैठ गई। आखिर कितना ही मुश्किल होता होगा इन चूड़ियों को बनाना, जरा मैं भी तो देखूं। राधा चूड़ियों को उनके सांचे से निकालने लगती है, लेकिन सांचा ज्यादा गर्म होने के कारण उसका हाथ जल जाता है। ये तो बड़ा ही गर्म था। आहे, मेरा तो हाथ ही जल गया। हाँ। थोड़ी ही देर में राधा फिर से कोशिश करती है और चूड़ियों में डिजाइन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी चूड़ी का डिजाइन अच्छा नहीं बन रहा था। ओहो, कब से कोशिश कर रही हूँ, एक भी चूड़ी अच्छी नहीं लग रही है। मम्मी जी तो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती हैं और मैं कितनी खराब चूड़ियां बना रही हूँ। इनमें से तो एक भी नहीं बिकने वाली, उल्टा लोग 4 गाली देकर जाएंगे सो अलग। थोड़ी देर बाद राधा हार मानकर बैठ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये काम उसके बस का नहीं है। उधर दूसरी तरफ विमला चूड़ियां लेकर बाजार जा रही थी। ओहो, कितनी देर से ये चूड़ियों की टोकरी उठाकर चलती ही जा रही हूँ, न जाने बाजार कब आएगा। मैं तो थक गई। आखिरकार थोड़ी देर में विमला बाजार पहुंच जाती है और अपनी चूड़ियां सजाकर बैठ जाती है। अब जाकर कुछ आराम मिला है। ये लो, बस इतनी सी तो मेहनत है। केवल चूड़ियों को घर से यहाँ तक लेकर आना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन उसके बाद सब आसान है। अब बस मैं यहाँ बैठी रहूंगी और लोग आकर चूड़ियां लेकर चले जाएंगे। ऐसे ही विमला काफी देर तक बैठी रही, लेकिन कोई भी चूड़ी लेने नहीं आया। फिर एक औरत जो कि पास में ही सब्जी का ठेला लगाई थी, वो विमला के पास आई। अरे चाची, आप तो राधा की सास है ना? क्या हुआ, आज आप आई हैं, राधा नहीं आई? अरे हाँ, आज उसे घर पर कुछ काम था ना, इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, कोई चूड़ी लेने क्यों नहीं आ रहा? अरे ऐसे कोई थोड़ी आ जाएगा चाची, आप राधा की तरह जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुलाइए ना, तब जाकर 2-3 लोग चूड़ियां लेने रुकते हैं। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना ग्राहक आते हैं। इतना कहकर औरत वापस अपने ठेले पर चली गई और विमला ने लोगों को आवाज लगाना शुरू किया। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी हरी लाल लाल चूड़ी ले लो। चिल्लाते चिल्लाते विमला बहुत थक गई और बैठ गई। ओह, ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरा तो गला दर्द हो गया है। गला ही नहीं, मेरी तो कमर भी एकदम अकड़ गई है। मैंने गलत समझा था कि राधा का काम आसान है। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मैं घर जाकर उससे माफी मांग लूंगी और उसे उसका काम वापस सौंप दूंगी। फिर शाम हो गई और विमला वापस घर आ गई। उसकी थकी हुई हालत देखकर राधा पानी लेकर भागी भागी आई। अरे आप तो कितना थक गई हैं मम्मी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या बताऊं राधा, आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अरे ये क्या, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? मैं चूड़ियां बनाने की कोशिश कर रही थी
लेकिन मुझसे एक भी चूड़ी ढंग से नहीं बनी। ऊपर से मेरा हाथ भी जल गया। ये काम मेरे बस का नहीं है, आप ही इसे अच्छे से कर पाती हैं। और मुझसे भी चूड़ियां बेचने का काम नहीं हो पाएगा। मैंने गलत समझा था कि वो काम आसान है। तो फिर अब क्या, कल से वापस अपने अपने काम पर लगेंगे, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और दूजा करे तो डंडा बाजे। फिर बिमला और राधा अपनी ही बात पर हंसने लगी और दोनों के बीच की अनबन सुलझ गई। अगले दिन से दोनों अपने अपने काम पर लग गई और कजरी ये नजारा देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसका वार खाली कैसे चला गया। गरीबी क्या कुछ नहीं सिखाती, वो जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। ऐसी ही कहानी है गरीब कौशल्या की, जिसने गरीब और अनाथ लड़कियों को न सिर्फ अपने घर में रखा बल्कि उनकी परवरिश भी की। खुद गरीब होते हुए भी कौशल्या ने ये सब कैसे किया, चलिए देखते हैं। सारण नगर गांव में बूढ़ी कौशल्या का घर था। गांव के सभी लोग उसे कोशी अम्मा कहकर बुलाते थे। कौशल्या के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौशल्या अकेली रहती थी। कौशल्या के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में 12 लड़कियां रहती थीं। वे सभी लड़कियां गरीब और अनाथ थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, या कोई था भी तो लड़की होने के कारण उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। कोशी अम्मा की झोपड़ी में हर गरीब लड़की का स्वागत था। कोशी अम्मा जिस लड़की को भी गरीब और अनाथ देखती, उसे अपने साथ घर ले आती। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव से भटक कर आ गई। कोशी अम्मा ने उसे रोते हुए देख लिया। कोशी अम्मा उस लड़की के पास गईं और बोली, बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। लड़की रोते हुए बोली, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के घर पर रहती थी, लेकिन चाची के जुल्मों से तंग आकर मैं वहां से भाग कर आई हूँ। अब मुझे वहां कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो। इतनी प्यारी सी गुड़िया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कौशल्या उस लड़की को अपने घर ले आई। रास्ते में गांव के लोगों ने कौशल्या को उस लड़की के साथ देख लिया और आपस में बातें करने लगे। कौशी अम्मा, एक लड़की और ले आई। इसे मिलाकर इनकी झोपड़ी में 13 लड़कियां हो गई हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में सब कैसे रहती होंगी? अरे भाई, कोशी अम्मा का सिर्फ घर ही छोटा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सही कह रहे हो भाई, हमें भी कोशी अम्मा के इस नेक काम में उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रामीण कौशल्या को अपने हिसाब से मदद करते। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई कुछ कपड़े दे देता, लेकिन इन सब से कौशल्या और उन लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। कौशल्या गरीब जरूर थी, लेकिन वो उन लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें बेटियों सा प्यार करती थी। बच्चों, उठ जाओ तुम सब, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। सोने दो ना अम्मा, बहुत नींद आ रही है। मीता बेटी, सोती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल, उठ जा। गांव में एक पाठशाला थी जहां कोशी अम्मा की सभी बेटियां पढ़ती थीं। उनके पास पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो बदले में पाठशाला की साफ सफाई और दूसरे काम कर दिया करती थी। कौशल्या खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती। कौशल्या ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सभी ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। अरे रुक्मी, तू घर में झाड़ू कर ले और मैं पोछा कर लेती हूँ। मीता, तू कोशी अम्मा के कपड़े धो दे और बाकी सभी अपने अपने कपड़े खुद धोएंगे। और प्राची, तू सबके लिए खाना बनाएगी। अनीता और प्रिया खाना बनाने में तेरी मदद करेंगी और गीता और बबीता दोनों बर्तन साफ करेंगी। और बाकी लड़कियों, तुम कोशी अम्मा के आने का इंतजार करो। जब वे आ जाएं तो उनके साथ मिलकर पापड़ बनाना। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कौशल्या दूसरों के घरों में काम करती थी और बाकी बचे हुए समय में वो पापड़ बनाकर बेचती थी, लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उन पैसों से सभी लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा था, क्योंकि कौशल्या के घर में तो गरीब और अनाथ लड़कियों का आना लगा ही रहता था। कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती है, ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। अरे सरपंच जी,
हमारे गांव की कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं। उसे इस काम के लिए कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत नेक दिल औरत है और उसके इस नेक काम में उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर ये हमारे गांव की बात है। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस काम में कोशी अम्मा की मदद करनी चाहिए। मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वालों और कोशी अम्मा को बुलाया गया। बोलो कोशी अम्मा, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह से चल ही जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी सभी लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़े लिखें। ये सब पढ़ लिख जाएंगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि गांव के सरकारी स्कूल में तुम्हारी सभी लड़कियों का एडमिशन करवा दिया जाएगा और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। पंचायत के इस फैसले से कौशल्या बहुत खुश होती है। अब कौशल्या की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं। मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब एक दिन कुछ न कुछ बनकर दिखाएंगे। सविता के साथ सभी लड़कियां कौशल्या के गले लग जाती हैं। सभी लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती। कुछ पापड़ बनाने में कौशल्या की मदद करती और रात में सभी लड़कियां लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कौशल्या बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कौशल्या के इस नेक काम की चर्चा दूसरे गांव तक होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौशल्या की मदद करने लगे। कोशी अम्मा का घर यही है क्या? हाँ, यही है, लेकिन अम्मा अभी घर पर नहीं है। आप कौन है और अम्मा से क्या काम है? मैं पड़ोस के बुद्धन गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि कोशी अम्मा ने बहुत सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया है, तो मैं उनके लिए छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेत से 1 बोरी गेहूं लाया हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं हर महीने 1 बोरी अनाज ला कर दूंगा। जी ठीक है, मैं अम्मा को बता दूंगी। इसी तरह से दूर दूर से लोग कौशल्या काकी की मदद करने आते। कोई अपने खेत में उगाई हुई ताजी सब्जियां लेकर आता तो कोई दूध लेकर। कोशी अम्मा के घर में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लड़कियों, खूब भरपेट खाओ और मन लगाकर पढ़ो। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कौशल्या ने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सभी लड़कियां पढ़ने में भी बहुत होनहार थीं और सभी घर के कामकाज में निपुण थीं। सभी कौशल्या के काम में हाथ बटाती और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। मानना पड़ेगा कोशी अम्मा को, उन्होंने अपनी लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद गुणवान और पढ़ने लिखने में अव्वल हैं। सही कह रहे हो भाई, मैंने तो अपने बेटे के लिए कोशी अम्मा की लड़की सविता को पसंद भी कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उनके हाथ पीले कर दूंगा। धीरे धीरे कोशी अम्मा की सभी लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और गांव की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी उन लड़कियों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया। कोशी अम्मा की बड़ी लड़की सविता तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी लड़की रुक्मी सरकारी स्कूल की टीचर बन गई और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। इस तरह कोई इंजीनियर बनी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। कोशी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चली थीं। एक दिन, मेरी लड़कियों, अब तुम सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम सब अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। मैं अब लड़के देखने कहाँ कहाँ मारी फिरूंगी। अम्मा, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे माता पिता ने तो हमें छोड़ दिया था। अगर आप नहीं होती तो आज हम न जाने कहाँ होते। आपने हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया और हमारी अच्छी परवरिश की। अब जब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है, उसी तरह से अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी है, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी सविता की बातों में हामी भरती हैं। और कोशी अम्मा, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी लड़कियां मिलकर एक घर बनवाएंगे
और हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और कोशी अम्मा के साथ उस घर में रहने लगी। कोशी अम्मा के घर में आज भी कोई गरीब और मजदूर लड़की आती तो उसे वहां आश्रय जरूर दिया जाता। धीरे धीरे कोशी अम्मा के इस नेक काम की चर्चा शहरों तक होने लगी और अखबारों में छपने लगी कि किस तरह से एक गरीब महिला ने कई सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया। ये बात अब सरकार के कानों तक पहुंच गई थी। एक दिन कोशी अम्मा के घर पर एक डाकिया आया। अरे कौशल्या कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है डाकिया बाबू? अम्मा, आपके नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा भला? कोशी अम्मा डाकिया से वो चिट्ठी ले लेती हैं। अरे प्राची, जरा ये चिट्ठी पढ़ना तो बेटी, न जाने कहाँ से आई है। प्राची ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगी और खुशी से कोशी अम्मा के गले से लग गई। अरे क्या बात है, कुछ बताएगी किसकी चिट्ठी है? अम्मा, सरकार ने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है और इस काम के लिए तुम्हें सम्मान भी देगी। इस साल 15 अगस्त के दिन खुद राष्ट्रपति जी तुम्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। अब दिल्ली चलने की तैयारी करो। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मुखिया जी खुद कोशी अम्मा के घर आए। अरे मुखिया जी, आप मुझे बुला लिया होता। कोशी अम्मा, तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन के लिए हमें ही आना था ना। कुछ दिनों के बाद कोशी अम्मा को सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। सम्मान पाकर लौटी कोशी अम्मा का गांव वालों ने बैंड बाजे और मिठाइयों से स्वागत किया। Please subscribe this channel.